इकाई 26 शहरी नियोजन 26.1 परिचय। शहरों के बढ़ने की प्रक्रिया ने अव्यवस्थित, अराजक और अनाकर्षक शहरी बस्तियों को जन्म दिया है। इसलिए शहरीकरण के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू भूमि का सावधानीपूर्वक उपयोग है, जो अधिकांश शहरी स्थानों में सीमित है। भूमि को बचाया जाना चाहिए और भविष्य के लिए समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। भूमि के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों को योजना पर ध्यान केंद्रित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसे क्रियान्वित किया जाए। यह जिम्मेदारी शहर की सरकारों पर आती है। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने शहर और ग्रामीण इलाकों की योजना के लिए विभाग स्थापित किए हैं। इस अनुभाग में आप बेहतर भविष्य के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। 26.2 शहरी नियोजन, प्रकृति और दायरा। योजना बनाने का अर्थ है भविष्य के कार्यों के लिए तैयार होना। यह एक सचेत प्रक्रिया है जहां आप कुछ विशिष्ट करने का सर्वोत्तम तरीका चुनते हैं और विकसित करते हैं। शहरी नियोजन यह नियंत्रित करने का एक तरीका है कि भूमि का उपयोग कैसे किया जाए और जनता के लाभ के लिए इसका विकास कैसे किया जाए। यह इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प दोनों मुद्दों से संबंधित है। शहरी नियोजन शहरी क्षेत्रों और उनके आसपास को व्यवस्थित और विकसित करने में मदद करता है। यह सार्वजनिक कल्याण और पर्यावरण में सुधार के लिए आर्थिक, कानूनी और सौंदर्य संबंधी अवधारणाओं पर विचार करता है। शहरी नियोजन इस बात से संबंधित है कि मानवीय गतिविधियों, स्थानों, कार्य और लोगों को ध्यान में रखते हुए शहर समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। इसमें समुदाय की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए पर्यावरण के कुछ हिस्सों को बदलना और स्थानांतरित करना शामिल है। इसमें समुदाय को अच्छी तरह से कार्य करने में मदद करने के लिए घर, कारखाने, बाजार, जल प्रणाली और बहुत कुछ जैसी संरचनाओं का निर्माण शामिल है। शहरी नियोजन में सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य होते हैं। अच्छी योजना लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है, सामाजिक मेलजोल में सुधार लाती है और आकर्षक दिखती है। जब समुदायों को कुशल सड़कों, इमारतों और सेवाओं के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता है, तो वे अधिक समृद्ध हो जाते हैं। कस्बों और शहरों में कई गतिविधियां होती हैं, चाहे कोई उनकी योजना बनाए या नहीं। घर बनते हैं, दुकानें खुलती हैं, स्कूल और अस्पताल स्थापित होते हैं और सड़कें बनती हैं। योजना की परवाह किए बिना ये चीजें जारी रहेंगी। हालांकि योजना के बिना समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे सड़क या जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित होने से पहले घर बनाना। शहरी नियोजन इन सुधारों पर विचार करता है और वे समय के साथ समुदाय को कैसे प्रभावित करते हैं। शहरी नियोजन विभिन्न चुनौतियों का समाधान करता है। बढ़ती शहरी आबादी के लिए आवास, नौकरियां, स्कूल, पार्क, परिवहन और सेवाएं प्रदान करना। इसके लिए खंडित प्रयासों की बजाय सतत योजना की आवश्यकता है। शहरी नियोजन केवल अलग-अलग शहरों के बारे में नहीं है, बल्कि उस बड़े क्षेत्र के बारे में भी है जिसका वे हिस्सा है। संतुलित विकास के लिए ग्रामीण और शहरी विकास का समन्वय करना महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय योजना का उद्देश्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असंतुलन को कम करना है। पैट्रिक गेडेस और लुईस ममफोर्ड जैसे विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक और नगर नियोजन के लिए क्षेत्रीय योजना आवश्यक है। क्षेत्र शब्द किसी क्षेत्र पर लागू होता है जिसमें आकार या साझा स्थितियों जैसी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो इसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाती है।
एक टाउन प्लानर मूल्यवान क्षेत्रों को संरक्षित करते हुए सीमित भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करके भूमि उपयोग की योजना बनाने में माहिर होता है। वर्तमान योजनाकारों को शहरी विस्तार, भूमि की कमी, वनों की कटाई और ग्रामीण शहरी असंतुलन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर सोचने की जरूरत है। शहरी नियोजन केवल सड़कों और इमारतों को डिजाइन करने के बारे में नहीं है। यह गांवों से शुरू होकर पूरे देश को प्रभावी और रचनात्मक बनाता है। शहर स्तर पर योजनाकार कई समुदायों के लाभ के लिए काम करते हैं और शहर के संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। कार्यान्वयन को निर्देशित करने के लिए कानूनों और विनियमों का उपयोग करते हुए शहरी नियोजन एक राष्ट्रीय ढांचे के भीतर संचालित होता है। यह प्रशासनिक प्रणालियों पर भी निर्भर करता है, जो देश के अनुसार भिन्न हो सकती है। योजना राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होनी चाहिए। उचित योजना के बिना शहरी क्षेत्र भीड़भाड़, गरीबी, बेरोजगारी, घटिया जीवन स्थितियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। 26.3 शहरी नियोजन का ऐतिहासिक विकास। मनुष्य इस धरती पर 10 लाख वर्षों से भी अधिक समय से रह रहा है, लेकिन शहरों का इतिहास हमें यूफ्रेट्स, सिंधु और नील नदी की महान नदी घाटियों में 5000 या 6000 साल पहले से ही पता चलता है। ऐतिहासिक तथ्यों से यह सर्वविदित सत्य है कि शहरों की योजना हमेशा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। यह आत्म प्रशंसा, सुरक्षा, व्यापार आदि के कारण हो सकता है और शहर का विकास हमेशा एक अलग एजेंसी के रूप में किया गया था। प्राचीन भारत में विशेषकर मौर्य और गुप्त काल के दौरान अलग-अलग शहरी नियोजन और विकास एजेंसियां मौजूद थी। शहरी नियोजन का कार्य राज्य के अन्य कार्यों के साथ साथ नगर एवं नगर परिषद द्वारा किया जाता था। नगर परिषद को ग्राम पंचायत की तर्ज पर बनाया गया था और यह माना जा सकता है कि यह एक निर्वाचित निकाय था, हालांकि कुछ कार्य शाही अधिकारियों के नियंत्रण के लिए आरक्षित थे। गुप्त काल के दौरान हमें नगर परिषदों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं और जनता भी शहर के समुचित विकास के प्रति बहुत सतर्क थी। भारत में नगर नियोजन के बारे में प्राचीन लेखकों द्वारा काफी पुस्तकें लिखी गई है। इन्हें वास्तुशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वैदिक नगर नियोजन के शुरुआती उदाहरण मदुरै, श्रीरंगम और कांचीपुरम है। इनका निर्माण मंदिर को केंद्र बिंदु बनाकर और चारों ओर कुछ लंबाई में संकेंद्रित वर्गाकार सड़कें बनाकर किया गया था, जो मंसार शिल्प शास्त्र, मंसार द्वारा वास्तुकला और कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र का उल्लेख करता है। वह प्राचीन भारत में शहर और ग्राम नियोजन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना कर सकता है। मानसर शिल्प शास्त्र नगर नियोजन और वास्तुकला पर एक ग्रंथ है और इसमें 75 अध्याय है। वास्तुशिल्प के विवरणों से निपटने के अलावा कई अध्याय इमारतों के विभिन्न हिस्सों, टावरों, स्तंभों, रथों के मेहराबों, आभूषणों, देवताओं की मूर्तियों और तैयार संरचनाओं के निर्माण से जुड़े समारोहों के डिजाइन जैसे विवरणों का वर्णन करते हैं। चौथे अध्याय में विभिन्न स्वादों जैसे रंग, रूप, गंध और स्पर्श के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मिट्टी की प्रकृति की जांच का वर्णन किया गया है। सातवां अध्याय गांव के भीतर इष्टदेव के स्थान के आधार पर मंदिरों, महलों, घरों, सड़कों और अन्य स्थानों की उपयुक्तता के अनुसार गांव की योजना बनाने से संबंधित है। 9वें अध्याय में विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए मंदिरों, स्कूलों, सार्वजनिक हॉलों और आवासीय घरों के लिए गांव के उनके हिस्सों के अनुसार विभिन्न प्रकार की ग्राम योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वां अध्याय शहरों, कस्बों और किलों के निर्माण से संबंधित है।
शहरों की विशेषताएं राजाओं, व्यापारियों, ब्राह्मणों और अन्य वर्ग के लोगों के रहने के लिए उपयुक्त है। बंसारा के अनुसार विकसित और प्रचलित विभिन्न प्रकार की नगर योजनाएं निम्नलिखित हैं। 1. दंडक 2. सर्वतोभद्र 3. नंद्यावर्त 4. पद्मक 5. स्वस्तिक 6. प्रस्तार 7. करमुख 8. चतुर्मुख। आमतौर पर छोटे शहरों और गांवों के निर्माण के लिए अपनाई गई दंडक प्रकार की नगर योजना में 2 मुख्य प्रवेश द्वारों का प्रावधान था। गांव के कार्यालय सामान्यतः पूर्व में स्थित होते थे। गांव की देवी या गणदेवता आम तौर पर गांव के बाहर और देवता उत्तरी भाग में स्थित होते थे। दूसरे प्रकार की नगर योजना में पूरा शहर विभिन्न प्रकार के घरों से भरा होगा और सभी वर्गों के लोगों द्वारा बसाया जाएगा। गांव में मंदिर का बोलबाला था। तीसरे प्रकार की नगर योजना अर्थात नंदीवार्ता में योजना का उद्देश्य नगरों का निर्माण करना था, न कि गांवों का निर्माण करना। इसे आम तौर पर गोलाकार या चौकोर आकार वाले स्थलों के लिए अपनाया गया था, जिनमें 1000 से कम नहीं बल्कि 4000 से अधिक घर नहीं थे। सड़कें शहर के केंद्र में इष्टदेव के मंदिर के साथ केंद्रीय निकटवर्ती सड़कों के समानांतर थी। नंद्यावर्त एक फूल का नाम है। पद्मक प्रकार की योजना का उपयोग चारों ओर किले वाले शहरों के निर्माण के लिए किया गया था। योजना का पैटर्न केंद्र से बाहर की ओर निकलने वाली कमल की पंखुड़ियों जैसा था। यह शहर व्यावहारिक रूप से पानी से घिरा एक द्वीप हुआ करता था, जिसके विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं थी। स्वस्तिक प्रकार की योजना में साइट को कुछ त्रिकोणीय भूखंडों में विभाजित करने वाली कुछ विकर्ण सड़कों पर विचार किया गया है। साइट को वर्गाकार या आयत में चिह्नित करने की आवश्यकता नहीं थी और यह किसी भी आकार का हो सकता था। शहर एक प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसका अधिकांश भाग पानी से भरा हुआ था। केंद्र में 2 मुख्य सड़कें एक दूसरे को काटती थी, जो दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व की ओर चलती थी। प्रस्तारा योजना की विशेषता यह थी कि यह स्थल वर्गाकार या आयताकार हो सकता था, लेकिन त्रिकोणीय या गोलाकार नहीं। ये स्थल गरीबों, मध्यम वर्ग, अमीरों और बहुत अमीरों के लिए अलग रखे गए थे। खरीद या निर्माण की क्षमता के अनुसार साइटों का आकार बढ़ता गया। मुख्य सड़कें अन्य सड़कों की तुलना में अधिक चौड़ी थी। यह शहर किसी किले से घिरा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कर्मुका योजना उस स्थान के लिए उपयुक्त है जहां शहर का स्थान धनुषाकार या अर्धवृत्ताकार या परवलिक के रूप में है और ज्यादातर समुद्र तट या नदी के किनारे स्थित शहरों के लिए लागू किया जाता है। शहर की मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और चौराहे उनसे समकोण पर चलते हैं, जो पूरे क्षेत्र को खंडों में विभाजित करते हैं। पीठासीन देवता आमतौर पर एक देवी किसी भी सुविधाजनक स्थान पर बने मंदिर में स्थापित की जाती है। चतुर्मुख प्रकार की योजना सबसे बड़े शहरों से लेकर सबसे छोटे गांव तक सभी शहरों पर लागू होती है। यह स्थल वर्गाकार या आयताकार हो सकता है, जिसके 4 मुख हों। यह शहर पूर्व से पश्चिम तक लंबाई में फैला हुआ है, जिसमें 4 मुख्य सड़कें हैं। इष्टदेव का मंदिर हमेशा शहर के केंद्र में होगा। मुगल काल के दौरान शहरी नियोजन तेजी से फला फूला। फतेहपुर सीकरी, अजमेर, उज्जैन, भरतपुर, बनारस, दिल्ली, आगरा आदि कई शहरों पर मुस्लिम वास्तुकला और संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, उज्जैन प्राचीन भारत का एक शहर है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। इतिहास से यह भी स्पष्ट है कि निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए एक अलग विभाग अस्तित्व में था। इस विभाग का नेतृत्व स्वयं सम्राट करता था,
लेकिन इसमें कई प्रतिष्ठित वास्तुकार थे। इंजीनियर और मंत्री इसके सदस्य हैं। अकबर के शासनकाल में निर्माण कार्यों की योजना एवं विकास हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। सभी मुस्लिम शासकों के पास शहरी नियोजन एवं विकास का एक अलग विभाग था। रोमनों की तरह मुगल भी अन्य नागरिकों की कीमत पर शाही परिवारों के उपयोग के लिए स्मारकीय संरचनाओं का निर्माण करके अपनी शक्ति और वैभव दिखाना चाहते थे। 1720 के दशक के दौरान महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया जयपुर शहर ग्रिड पैटर्न निपटान योजना के वैदिक सिद्धांतों के पुनरुद्धार का सबसे अच्छा उदाहरण है। मुख्य सड़कों पर सख्त वास्तुशिल्प और भूमि उपयोग नियंत्रण के साथ चौकों, सार्वजनिक चौराहों के स्थानिक पदानुक्रम के साथ आवासीय क्षेत्रों की योजना बनाई गई और शहर के मुख्य बाजारों की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार के माध्यम से मुख्य सड़कों को जोड़ा गया। ब्रिटिश चरण के दौरान शहरी नियोजन का मुख्य जोर रक्षा सहित व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्यों के लिए बंदरगाह शहरों के साथ उनके रणनीतिक संबंधों पर आधारित था। इनके अलावा अन्य आर्थिक और जलवायु संबंधी कारकों को भी ध्यान में रखा गया। शहरीकरण की समस्याओं से निपटने के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू की गई शहरी नियोजन तकनीकों और समाधानों के विकास का उद्देश्य शहर में सुधार करना था। कार्यात्मक रूप से उन्होंने शहरी नियोजन की समस्या को विकास के नगरपालिका दृष्टिकोण से परे नहीं देखा। आधुनिक भारत में पहला शहरी सुधार प्राधिकरण 175 साल पहले कलकत्ता में 1794 की कानून के तहत केवल सीमित शक्तियों के साथ गठित किया गया था। इस सुधार प्राधिकरण के कामकाज के अनुभवों के आलोक में 1803 में कलकत्ता के 30 नामांकित प्रमुख नागरिकों की एक नगर सुधार समिति का गठन किया गया। 1857 में इस समिति को एक बोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस बोर्ड में 7 आयुक्त थे, 3 सरकार द्वारा नामित और 4 करदाताओं द्वारा चुने गए थे। 1864 में कलकत्ता के उदाहरण पर और रॉयल सेनेटरी कमीशन की सलाह और आग्रह पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि से संबंधित सभी मामलों में सलाह और सहायता देने के लिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में सेनेटरी आयोग की स्थापना की गई थी। 1915 के वर्ष में प्रसिद्ध नगर योजनाकार और प्रशासक ने मद्रास प्रेसिडेंसी का दौरा किया और उन्होंने इस मोर्चे पर भारत सरकार को सलाह दी। परिणामस्वरूप बॉम्बे और मद्रास राज्यों ने ब्रिटिश हाउसिंग और टाउन प्लानिंग अधिनियम 1909 की तर्ज पर टाउन प्लानिंग अधिनियम लागू किया और श्री एच.वी. लैनचेस्टर को भारत की शाही सरकार के टाउन प्लानिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि तब से देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में नगर नियोजन अधिनियम बनाए गए, लेकिन इन अधिनियमों के तहत हुई प्रगति बहुत धीमी थी। चिंतन और कार्रवाई 26.1 अपने शहर कस्बे गांव की योजना का अध्ययन करें। उस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की योजना और विकास से संबंधित सभी बुनियादी संगठनों और आधिकारिक भवनों का नक्शा तैयार करें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य सुविधाओं के साथ अपनी सुविधाओं की तुलना करें। परियोजना का शीर्षक शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं का मानचित्रण, एक तुलनात्मक अध्ययन। परिचय। इग्नू विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित एक स्नातकोत्तर छात्र के रूप में मैंने अपने गृहनगर की शहरी विकास योजना का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक व्यापक परियोजना शुरू की। परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के भीतर शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित प्रमुख संगठनों और आधिकारिक भवनों के स्थानों को प्रदर्शित करने वाला एक विस्तृत मानचित्र बनाना था। इसके अलावा परियोजना के लिए अध्ययन केंद्र में मेरे साथियों द्वारा पहचानी गई सुविधाओं के साथ मेरी मैप की गई सुविधाओं के तुलनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता थी।
इस परियोजना के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई। डेटा संग्रहण। प्राथमिक स्रोत, मैंने स्थानीय सरकारी कार्यालयों, शहरी नियोजन विभागों और नगरपालिका अधिकारियों से प्राथमिक डेटा प्राप्त करके शुरुआत की। इस डेटा में आधिकारिक योजनाएं, जोनिंग जानकारी और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज शामिल थे। द्वितीयक स्रोत, अपने निष्कर्षों को पूरा करने के लिए मैंने अपने शहर में शहरी नियोजन और विकास से संबंधित अकादमिक साहित्य, शोध रिपोर्ट और ऑनलाइन संसाधनों का भी पता लगाया। भूस्थानिक मानचित्रण। जीआईएस सॉफ्टवेयर, भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैंने सावधानीपूर्वक डेटा को एक डिजिटल मानचित्र पर प्लॉट किया। मैंने विस्तृत स्तरित मानचित्र बनाने की क्षमता के लिए एक शक्तिशाली ओपन सोर्स जीआईएस उपकरण QGIS को चुना। लेयरिंग, मैंने डेटा को संस्थान के प्रकार, नगरपालिका, परिवहन, विकास प्राधिकरण आदि के आधार पर परतों में व्यवस्थित किया, जिससे शहर के शहरी बुनियादी ढांचे का स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। संस्थागत पहचान। नगरपालिका कार्यालय, मैंने नगरपालिका प्रशासनिक भवनों, टाउन हॉल और नागरिक केंद्रों के स्थानों की पहचान की जो शहरी प्रशासन और योजना के केंद्र में है। शहरी नियोजन विभाग, आधिकारिक शहरी नियोजन दस्तावेजों का उपयोग करते हुए मैंने विकास योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार कार्यालयों को चिन्हित किया। विकास प्राधिकरण, मैंने सड़क, जल आपूर्ति और आवास जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार विकास प्राधिकरणों और एजेंसियों के कार्यालयों की पहचान की। परिवहन विभाग, परिवहन विभागों के स्थानों को चिन्हित किया गया क्योंकि वे शहर की कनेक्टिविटी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों के साथ तुलना के लिए मैंने निम्नलिखित कार्य किए। बातचीत, मैंने अपने अध्ययन केंद्र में साथी छात्रों के साथ हमारे संबंधित मानचित्रों और निष्कर्षों को साझा करके सहयोग किया। सुविधा तुलना, हमने अपने व्यक्तिगत मानचित्रों में सुविधाओं की उपस्थिति और वितरण की तुलना की। इससे हमें शहरी विकास और योजना में क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिली। निम्नलिखित परिणाम पाए गए और चर्चा की गई। मेरे द्वारा बनाया गया नक्शा शहर के शहरी बुनियादी ढांचे और उसके शासी निकायों का एक विस्तृत दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। स्पष्टता के लिए प्रत्येक प्रकार के संस्थान को रंग कोडित और लेबल किया गया था। इस मानचित्र में न केवल इन सुविधाओं के भौगोलिक वितरण को दर्शाया गया है, बल्कि उनके अंतर्संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है। तुलनात्मक विश्लेषण में मुझे विभिन्न क्षेत्रों के बीच शहरी विकास पैटर्न में भिन्नताएं मिली। कुछ क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों की उच्च एकाग्रता दिखाई दी, जबकि अन्य में मजबूत नगरपालिका प्रशासन संरचनाएं थीं। इस अभ्यास से शहरी नियोजन निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमारी समझ गहरी हुई। निष्कर्ष। इस परियोजना के माध्यम से मैंने शहरी नियोजन और विकास प्रक्रियाओं की वास्तविक दुनिया की समझ हासिल की। इस परियोजना ने न केवल शहर के बुनियादी ढांचे के बारे में मेरे ज्ञान को समृद्ध किया, बल्कि मुझे शासन और योजना की जटिलताओं की सराहना करने की भी अनुमति दी। साथियों के साथ सहयोग करने से इस बात पर एक अनूठा परिप्रेक्ष्य मिला कि ये पहलू विभिन्न क्षेत्रों में कैसे भिन्न है। सिफारिशें। अपने अनुभव के आधार पर मेरा सुझाव है कि व्यावहारिक समझ और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समान परियोजनाओं को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाना चाहिए। इन परियोजनाओं को इंटरैक्टिव आभासी सत्रों को शामिल करके बढ़ाया जा सकता है, जहां छात्र चर्चा कर सकते हैं और अपने निष्कर्ष साझा कर सकते हैं। आभार।
मैं व्यावहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए अपने विश्वविद्यालय और प्रोफेसरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तुलनात्मक विश्लेषण चरण के दौरान अपने साथियों को उनकी सक्रिय भागीदारी और व्यावहारिक चर्चा के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद शहरी नियोजन और विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बनाए गए एक प्रस्तावित कानून को 1962 में स्थानीय स्वशासन के लिए टाउन प्लानिंग के प्रभारी मंत्री से मंजूरी मिली। इस कानून को बाद में 2 अतिरिक्त कानूनों द्वारा विस्तारित किया गया, जिसमें शामिल थे 1. विकास एवं योजना हेतु भूमि अधिग्रहण करना। 2. शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुविधाओं और सेवाओं के निर्माण सहित व्यापक शहर विकास के लिए जिम्मेदार विकास प्राधिकरणों की स्थापना करना। नगर नियोजन से संबंधित कानून शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाने, शहरी क्षेत्रों के भौतिक लेआउट और आवश्यक बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए थे। हालांकि ये कानून शहर की सीमाओं से परे योजना बनाने, आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करने और शहर और उसके उपप्रणालियों के व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ में उनकी भूमिका पर विचार करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे। भारत में मौजूदा शहरी नियोजन कानूनों में विभिन्न कमियां हैं, जैसा कि बालाचंद्रन और आर.एन. हल्दीपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पहचाना गया है। 1. कई कानूनी और प्रशासनिक संरचनाएं और संगठन उनके बीच उचित संबंध के बिना मौजूद है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन वे प्रभावी ढंग से संवाद नहीं करती है या एक साथ काम नहीं करती है। समन्वय की यह कमी निर्णय लेने और कार्यान्वयन में अक्षमता और भ्रम पैदा कर सकती है। 2. समन्वय प्रावधानों की कमी के कारण कार्यों और अधिकार क्षेत्र में अंतर्विरोध है। यह बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि अच्छी तरह से परिभाषित समन्वय तंत्र की कमी के कारण प्राधिकरण के विभिन्न कार्य और क्षेत्र अक्सर ओवरलैप या प्रतिच्छेद करते हैं। इससे कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने या निर्णय लेने में संघर्ष और कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। 3. योजनाएं बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि योजनाओं को क्रियान्वित करने और लागू करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रयास असंगत रूप से योजना चरण पर केंद्रित हैं, जैसे कि रणनीतियां और ब्लूप्रिंट बनाना, जबकि उन योजनाओं के निष्पादन और व्यावहारिक कार्यान्वयन पर कम ध्यान दिया जाता है। सफल परिणामों के लिए न केवल अच्छी योजना की आवश्यकता होती है, बल्कि प्रभावी कार्यान्वयन की भी आवश्यकता होती है। 4. पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के प्रावधान अपर्याप्त है। इससे पता चलता है कि विकास उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण का कानूनी ढांचा, जैसा कि 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उल्लिखित है, आधुनिक विकास परियोजनाओं की जरूरतों और जटिलताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। 5. अनियोजित विकास, परिधीय विस्तार और रिबन विकास के प्रबंधन में कानूनी बाधाएं हैं। यह बिंदु इंगित करता है कि जब शहरी क्षेत्रों के बाहरी इलाके में असंगठित अनियोजित विकास को नियंत्रित और विनियमित करने की बात आती है, साथ ही परिवहन मार्गों, रिबन विकास के साथ विकास के रैखिक प्रसार की बात आती है, तो कानूनी सीमाएं मौजूद होती है। 6. योजना कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे का अभाव है। इसका मतलब यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अच्छी तरह से संरचित और संगठित प्रणाली नहीं है कि विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। स्पष्ट रूपरेखा के बिना कार्यान्वयन अव्यवस्थित और अप्रभावी हो सकता है। 7. वास्तविक सार्वजनिक भागीदारी गायब है और लोग इस प्रक्रिया में सार्थक रूप से शामिल नहीं हैं।
यह बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकास से संबंधित योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जनता की प्रामाणिक भागीदारी का अभाव है। लोगों की राय और चिंताओं पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया जाता है, जिससे जो योजना बनाई गई है और समुदाय को वास्तव में क्या आवश्यकताएं चाहता है के बीच अंतर पैदा होता है। संक्षेप में, ये बिंदु सामूहिक रूप से शहरी नियोजन और विकास प्रक्रियाओं में चुनौतियों और कमियों को दर्शाते हैं, जिनमें समन्वय के मुद्दों से लेकर पुराने कानूनी ढांचे और सार्वजनिक भागीदारी की कमी शामिल है। प्रभावी और सतत विकास परिणाम प्राप्त करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। 26.4 शहरी नियोजन की मुख्य चिंताएं। शहरी नियोजन में कई महत्वपूर्ण चिंताएं शामिल हैं। आय, वस्तुओं, सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों का वितरण। शहरी नियोजन यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि वस्तुओं, सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों का वितरण रणनीतिक रूप से आबादी की जरूरतों के साथ जुड़ा हुआ है। यह न केवल कुशल उत्पादन और उपभोग की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि भीड़भाड़ और असमान संसाधन वितरण को रोककर स्थानिक मुद्दों को संबोधित करने में भी मदद करता है। 2. रहने की स्थिति और पर्यावरण को बढ़ाना। शहरी नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य सभी निवासियों, विशेषकर कम आय वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण में सुधार करना है। इसमें बेहतर आवास बनाना, सुविधाओं तक पहुंच, हरित स्थान और प्रदूषण और भीड़भाड़ को कम करना शामिल है। 3. नौकरी सृजन और आय में सुधार। शहरी नियोजन शहरी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में भूमिका निभाता है, खासकर आर्थिक मंदी के समय जब बेरोजगारी या अल्परोजगार प्रचलित होता है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर गरीबी में रहने वाले लोगों के आय स्तर को ऊपर उठाना भी है। 4. इष्टतम शहर और शहर का आकार। शहरी नियोजन आर्थिक और सामाजिक दोनों कारकों पर विचार करते हुए कस्बों और शहरों के लिए आदर्श आकार निर्धारित करने का प्रयास करता है। इसमें अत्यधिक बड़े शहरों, भीड़, संसाधन तनाव और अत्यधिक छोटे शहरों, सीमित अवसरों, सेवाओं की कमियों से बचना शामिल है। ग्रामीण शहरी आबादी को संतुलित करना। शहरी नियोजन में ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच सही संतुलन स्थापित करना एक चिंता का विषय है। इससे ग्रामीण भूमि पर दबाव कम करने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक स्थायी संतुलन बनाए रखने और अतिशहरीकरण को रोकने में मदद मिलती है। 6. कुशल भूमि उपयोग। शहरी नियोजन आर्थिक उद्देश्यों के लिए शहरों के भीतर भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करने पर केंद्रित है। इसमें जोनिंग नियम शामिल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और मनोरंजक जैसी उचित गतिविधियों के लिए नामित किया गया है। 7. संगठित मानव बस्तियां। शहरी नियोजन का उद्देश्य मानव बस्तियों की एक संगठित और अच्छी तरह से जुड़ी हुई व्यवस्था स्थापित करना है। यह व्यवस्था सामाजिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें पहुंच, कनेक्टिविटी और संसाधन वितरण शामिल है, जबकि परिवहन और बुनियादी ढांचे जैसे कारकों पर भी विचार किया जाता है। कुल मिलाकर शहरी नियोजन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो कार्यात्मक, रहने योग्य और टिकाऊ शहरी वातावरण बनाने का प्रयास करती है, जो विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए आबादी की जरूरतों को पूरा करती है। अब हम 1951 से 56 में पहली योजना की शुरुआत के बाद से भारत में राष्ट्रीय योजनाओं के विकास और शहरी नियोजन और विकास पर उनके जोर पर चर्चा करेंगे। ये हैं प्रमुख बिंदु। 1. पहली योजना 1951 से 56 उदा स्माइली प्रारंभिक योजना आवास आपूर्ति में वृद्धि और शहर और देश नियोजन के ढांचे के भीतर आवास मुद्दों को एकीकृत करके शरणार्थियों के पुनर्वास पर केंद्रित थी।
दूसरी योजना 1956 से 61 उदास स्माइली पुनर्वास को केवल एक अलग समस्या के बजाय व्यापक शहरी और क्षेत्रीय योजना के हिस्से के रूप में देखा गया। योजना ने अध्ययन के लिए 3 प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। नियोजित शहरी विकास के तरीके। 2 आवास सुविधाओं का विस्तार। 3 नागरिक प्रशासन का विकास। तीसरी योजना 1961 से 66 उदास स्माइली। इस योजना में औद्योगिक क्षेत्रों सहित प्रमुख शहरों और उनके आसपास के लिए 72 मास्टर प्लान बनाने को प्राथमिकता दी गई। केंद्र सरकार के प्रमुख निर्देशों में शामिल है भूमि अधिग्रहण और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से शहरी भूमि मूल्यों को नियंत्रित करना। 2 भौतिक भूमि उपयोग योजना। 3 आवास और सेवा मानकों को परिभाषित करना। 4 विकास के लिए नगरपालिका प्रशासन को मजबूत करना। 4 चौथी योजना। इस योजना ने एक राष्ट्रीय शहरी भूमि नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसमें जोर दिया गया शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता। 2 भूमि अधिग्रहण और विकास। 3 कस्बों और क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना। 5 पांचवी योजना 1974 से 79 उदास स्माइली। यह योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। मुख्य बिंदु शामिल शहरी केंद्रों में नागरिक सेवाओं को बढ़ाना। 2 महानगरीय शहर के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करना। 3 छोटे शहरों और नए शहरी केंद्रों का विकास करना। 4 महानगरीय शहरों या अंतर्राज्यीय पहल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समर्थन करना। 6 छठी योजना का मसौदा 1978 से 83 उदास स्माइली। इस योजना ने बुनियादी ढांचे के मुद्दों और शहरी गरीबों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने प्रदूषण संबंधी चिंताओं और पर्यावरण के लिए खतरों को स्वीकार किया। 7 नई शहरी नियोजन नीति। इस नीति का लक्ष्य 3 मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना है। छोटे शहरों में तेज विकास और बड़े शहरों में नियंत्रित विकास को प्रोत्साहित करके विकास को संतुलित करना। 2 आवासीय और कार्यस्थलों के बीच संतुलित संबंध बनाने के लिए भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में भीड़ को कम करना। 3 यह सुनिश्चित करना कि छोटे और मध्यम शहरों के साथ-साथ नए शहर भी इस तरह विकसित हों कि पिछली समस्याओं को दोहराने से बचा जा सके। 8 कार्यान्वयन चुनौतियां। कई प्रयास विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है। सुधार ट्रस्ट भूमि अधिग्रहण और विकास सहित शहर सुधार परियोजनाओं को लागू करने में शामिल थे। उनका अधिकार क्षेत्र नगरपालिका सीमाओं से परे तक फैला हुआ था, लेकिन व्यापक क्षेत्रीय योजना का अभाव था। इन परिवर्तनों के कारण चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ ट्रस्टों का निगमों या नए प्राधिकरणों में विलय हो गया। कुल मिलाकर योजनाएं पुनर्वास जैसे तात्कालिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर वृद्धि, विकास और संतुलित क्षेत्रीय विस्तार को संबोधित करने वाली अधिक व्यापक शहरी नियोजन रणनीतियों की प्रगति को दर्शाती है। भारतीय संदर्भ में हाउसिंग बोर्ड, सहकारी हाउसिंग सोसाइटी और सुधार ट्रस्ट 3 अलग-अलग संस्थाएं हैं जो हाउसिंग परियोजनाओं के विकास और प्रबंधन में शामिल है। प्रत्येक की एक अलग संरचना और उद्देश्य है। आइए उपयुक्त उदाहरणों के साथ उनके बीच के अंतरों का पता लगाएं। हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड सरकारी एजेंसियां हैं जो विशेष रूप से शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में जनता के लिए योजना बनाने, विकास करने और आवास उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। ये बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड भूमि अधिग्रहण करते हैं, बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं,
और किफ़ायती आवास इकाइयों का निर्माण करते हैं। उदाहरण तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (TNHB) इसका प्रमुख उदाहरण है। यह आवासीय लेआउट विकसित करता है, घरों का निर्माण करता है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। सहकारी आवास समितियां। सहकारी आवास समितियां व्यक्तियों के एक समूह द्वारा बनाई जाती हैं, जो अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं और आवास परियोजनाओं के विकास और प्रबंधन में सहयोग करते हैं। ये समाज सहयोग और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं। सदस्य सामूहिक रूप से सोसाइटी के मालिक होते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं, जिसमें आवास इकाइयां और सामान्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। सहकारी समितियां अक्सर किफ़ायती और सुव्यवस्थित आवास विकल्प प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण मुंबई में व्यक्तियों का एक समूह आवासीय परिसर बनाने के लिए एक सहकारी आवास सोसाइटी बनाता है। सदस्य वित्तीय रूप से योगदान करते हैं और परिसर के निर्माण, सुविधाओं और रखरखाव के लिए निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सुधार ट्रस्ट। सुधार ट्रस्ट, जिन्हें शहरी सुधार ट्रस्ट या विकास प्राधिकरण के रूप में भी जाना जाता है, नियोजित शहरी विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निकाय है। ये ट्रस्ट भूमि अधिग्रहण करते हैं, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास करते हैं और शहरी सुविधाएं बनाते हैं। उनका ध्यान आवास से परे समग्र शहरी विकास तक फैला हुआ है। उदाहरण जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) जयपुर में नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ साथ सड़क, पार्क और उपयोगिताओं जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल है। मुख्य अंतर, उद्देश्य और फोकस। हाउसिंग बोर्ड मुख्य रूप से किफ़ायती आवास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सहकारी आवास समितियां सहयोगात्मक आवास विकास पर जोर देती है और सुधार ट्रस्टों का व्यापक दायरा है, जिसमें शहरी विकास परियोजनाएं शामिल है। स्वामित्व और शासन। हाउसिंग बोर्ड आम तौर पर सरकारी संस्थाएं हैं। सहकारी हाउसिंग सोसाइटी का स्वामित्व और प्रबंधन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है और सुधार ट्रस्ट शहरी विकास के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय है। फंडिंग। हाउसिंग बोर्ड को अक्सर सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। सहकारी हाउसिंग सोसाइटी अपने सदस्यों के योगदान पर भरोसा करती है और सुधार ट्रस्ट सरकारी आवंटन और परियोजनाजनित राजस्व से धन प्राप्त करते हैं। दायरा। हाउसिंग बोर्ड और सुधार ट्रस्ट में सरकारी हस्तक्षेप शामिल है, जबकि सहकारी हाउसिंग सोसाइटी समुदाय संचालित पहल है। संक्षेप में, हाउसिंग बोर्ड, सहकारी हाउसिंग सोसाइटी और सुधार ट्रस्ट भारत में आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और प्रबंधन में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वे आबादी के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास और संगठन में योगदान करते हैं। एक विकासात्मक एजेंसियां और व्यवधान। हाउसिंग बोर्ड और सहकारी हाउसिंग सोसाइटी जैसी नई विकासात्मक एजेंसियों के उद्भव के कारण सुधार ट्रस्टों के कामकाज में गिरावट आई। इन नई एजेंसियों के अस्तित्व में आने से सुधार ट्रस्टों की गतिविधियां हतोत्साहित हो गई। भारत में आवास और शहरी विकास को संबोधित करने के लिए राज्य आवास बोर्ड और सहकारी आवास समितियों जैसी विभिन्न विकासात्मक एजेंसियां स्थापित की गई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट (म्हाडा) महाराष्ट्र में एक प्रमुख हाउसिंग जो आवास परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। जैसे जैसे इन एजेंसियों को प्रमुखता मिली, फोकस और प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट जैसे सुधार ट्रस्टों की कार्यप्रणाली पर ग्रहण लग गया होगा। 2. संघर्ष और ओवरलैपिंग कार्य।
विकास बोर्ड प्राधिकरण और सुधार ट्रस्ट दोनों के कार्य समान थे, जिससे उनके बीच संघर्ष हुआ। सुधार ट्रस्टों ने नए क्षेत्रों को विकसित करने जैसी अधिक आकर्षक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, अक्सर शहर के पुराने हिस्सों के सुधार और पुनर्विकास की उपेक्षा की। शहरी विकास के लिए जिम्मेदार एक विकास प्राधिकरण और मौजूदा शहरी क्षेत्रों के उन्नयन के लिए जिम्मेदार एक सुधार ट्रस्ट के मामले पर विचार करें। यदि दोनों एजेंसियां एक ही क्षेत्र में नए आवासीय परिसरों को विकसित करने का निर्णय लेती हैं, तो अतिव्यापी प्रयासों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इससे शहर के पुराने क्षेत्र अविकसित हो सकते हैं। 3 अनियोजित परिणाम। पुराने क्षेत्रों पर ध्यान न देने के परिणामस्वरूप अनपेक्षित परिणाम हुए, जैसे मलिन बस्तियों का विकास, अनधिकृत बस्तियां, भूमि का दुरुपयोग और शहर के बाहरी इलाकों में कॉलोनियों का तेजी से विस्तार। इन कारकों से नगरपालिका प्रशासन की रखरखाव लागत का बोझ बढ़ गया। कई भारतीय शहरों में तेजी से शहरीकरण के परिणामस्वरूप शहर के बाहरी इलाकों में मलिन बस्तियों और अनधिकृत बस्तियों का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, मुंबई में धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है, जो आर्थिक अवसरों की तलाश करने वाले लोगों की आमद के कारण विकसित हुई है। परिधीय क्षेत्रों में कॉलोनियों का तेजी से विस्तार नगरपालिका संसाधनों पर दबाव डालता है, बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर दबाव डालता है। 4. शहरीकरण और स्थान। शहरीकरण केवल लोगों के शहरों की ओर जाने के बारे में नहीं है, इसमें शहरी स्थानों का विकास भी शामिल है। शहरीकरण नीतियों को योजना में अच्छी तरह से एकीकृत नहीं किया गया था और मास्टर प्लान में सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया था। भारत के शहरीकरण की पहचान बढ़ती आबादी का शहरों की ओर पलायन से है। हालांकि शहरी स्थानों का विकास अक्सर पीछे रह जाता है। उदाहरण के लिए, जबकि बैंगलोर जैसे शहरों में जनसंख्या वृद्धि हुई है, शहरी बुनियादी ढांचे को गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़ और अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएं हुई। 5. मास्टर प्लान के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण। शहरी नियोजन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण में मास्टर प्लान का उपयोग किया जाता था, जो मुख्य रूप से भूमि उपयोग से संबंधित थे। हालांकि इस दृष्टिकोण ने आवास से लेकर शहर और क्षेत्र तक शहरीकरण की पूरी जटिलता को नहीं समझा और इसे तेजी से जनसंख्या और आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दिल्ली का मास्टर प्लान पारंपरिक शहरी नियोजन दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। हालांकि यह भूमि उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के अनुरूप योजना को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। योजना की जोनिंग ने शहर के निवासियों और उद्योगों की बदलती जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया होगा। 6. मास्टर प्लान की सीमाएं। मास्टर प्लान शहरीकरण प्रक्रियाओं को समझने के लिए विकसित किए गए थे, लेकिन अक्सर जनसंख्या और संबंधित रुझानों में त्वरित बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे। उन्होंने विस्तृत निष्पादन ढांचे के बजाय भविष्य की व्यापक विकास रूपरेखाएं प्रदान की। दिल्ली से सटे गुड़गांव शहर में आईटी और कॉरपोरेट विकास के कारण तेजी से शहरीकरण हुआ है। हालांकि मास्टर प्लान ने इस विकास की गति का अनुमान नहीं लगाया होगा, जिससे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और यातायात की भीड़ जैसी चुनौतियां पैदा होंगी। 7. मास्टर प्लान का देर से कार्यान्वयन। मास्टर प्लान अक्सर पर्याप्त विकास होने के बाद लागू होते हैं। उन्होंने अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक ताकतों को पूरी तरह से समझने के बजाय भूमि उपयोग पैटर्न के समन्वय और शहरीकरण के रुझान पर ध्यान केंद्रित किया। चेन्नई जैसे शहरों में मास्टर प्लान अक्सर पर्याप्त विकास होने के बाद पेश किए जाते थे।
कार्यान्वयन में देरी का मतलब था कि योजनाओं को मौजूदा शहरी परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाना पड़ा, जिससे संभावित रूप से आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं के लिए अपर्याप्त प्रावधान हुए। संक्षेप में, भारत की शहरीकरण की कहानी विकास एजेंसियों को संतुलित करने, परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं को संबोधित करने, अनियोजित परिणामों से निपटने और तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य के लिए मास्टर प्लान को अपनाने की चुनौतियों को प्रदर्शित करती है। विकसित होते शहरीकरण पैटर्न व्यापक और अनुकूलनीय शहरी नियोजन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो मौजूदा और भविष्य की शहरी जरूरतों दोनों को ध्यान में रखते हैं। 26.5 शहरी नियोजन के लिए नया दृष्टिकोण। शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने के पारंपरिक तरीकों की कई सीमाएं हैं। हालांकि इन सीमाओं को पार किया जा सकता है और यदि कुछ शर्तें पूरी होती है, तो दृष्टिकोण अधिक प्रभावी हो सकता है। शहरी नियोजन के लिए यह नया दृष्टिकोण अलग-अलग शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाने के पारंपरिक तरीकों से अधिक व्यापक और क्षेत्रीय रूप से एकीकृत दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। आइए एक उदाहरण का उपयोग करके बिंदुओं को तोड़ें। व्यापक दायरा केवल एक शहर के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह दृष्टिकोण आसपास के क्षेत्रों और क्षेत्रों पर विचार करता है जो शहरी विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई शहर की योजना बनाते समय दृष्टिकोण पड़ोसी कस्बों, गांवों और समग्र महानगरीय क्षेत्र पर विकास के प्रभाव को ध्यान में रखेगा। क्षेत्रीय संदर्भ यह दृष्टिकोण विभिन्न शहरों और कस्बों की विकास योजनाओं को एक बड़े क्षेत्रीय ढांचे के भीतर एकीकृत करता है। उदाहरण के लिए, पूरे क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जैसे शहर की विकास योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इसके उपग्रह शहरों की विकास योजनाओं के साथ बारीकी से समन्वयित किया जाएगा। नीति फोकस केवल भौतिक बुनियादी ढांचे के मानचित्रण के बजाय दृष्टिकोण नीति दिशानिर्देशों पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, केवल आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूमि को जोन करने के बजाय योजना उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जो आवागम के समय को कम करने और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उपयोग के विकास को प्रोत्साहित करती है। विनियमन और निवेश मिश्रण यह दृष्टिकोण विभिन्न स्तरों पर नियमों और निवेशों पर विचार करता है। उदाहरण के लिए, इसमें स्थानीय जोनिंग नियम, क्षेत्रीय परिवहन निवेश और ढांचागत विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियां शामिल हो सकती हैं। यह संतुलित मिश्रण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतें पूरी हों। गतिशील सामग्री बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण समय के साथ विकसित होता है। उदाहरण के लिए, एक शहर की विकास योजना उभरते उद्योगों के जवाब में एक नए प्रौद्योगिकी पार्क के लिए बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे सकती है, आर्थिक बदलावों को समायोजित करने के लिए योजना को अपना सकती है। व्यापक कवरेज दृष्टिकोण में स्थानिक इकाइयों की एक श्रृंखला शामिल है। भारत में इसमें बड़े शहरी केंद्रों के साथ मिलकर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के विकास पर विचार करना शामिल हो सकता है। एक राष्ट्रव्यापी परिप्रेक्ष्य में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच विकास नीतियों का समन्वय शामिल हो सकता है। संक्षेप में, भारतीय संदर्भ में शहरी नियोजन के नए दृष्टिकोण में व्यक्तिगत शहरों से परे देखना, क्षेत्रीय गतिशीलता पर विचार करना, नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना, नियमों और निवेशों को एकीकृत करना, बदलती जरूरतों के अनुसार योजनाओं को अपनाना और विकास के विभिन्न स्तरों को व्यापक रूप से शामिल करना शामिल है। इस समग्र दृष्टिकोण का लक्ष्य देश भर में टिकाऊ, अच्छी तरह से जुड़े और संतुलित शहरी क्षेत्र बनाना है। चिंतन और क्रिया 26.2 अपने स्थानीय पुस्तकालय में जाएं और भारत में शहरी नियोजन पर एक किताब पढ़ें।
अपनी पुस्तक में दिए गए विवरण के आधार पर भारत में शहरी नियोजन पर लगभग 2 पृष्ठों में एक निबंध लिखें। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य शिक्षार्थियों और अपने अकादमिक परामर्शदाता के साथ अपने निबंध पर चर्चा करें। भारत में शहरी नियोजन। शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या संकेंद्रण की प्रक्रिया पिछली सदी की एक निर्णायक वैश्विक घटना रही है। भारत, एक विविध और तेजी से विकासशील देश, ने हाल के दशकों में शहरीकरण की अभूतपूर्व दर देखी है। यह तीव्र वृद्धि अपने साथ कई चुनौतियां और अवसर लेकर आती है, जिससे शहरी नियोजन भारत के विकासात्मक एजेंडे का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में शहरी नियोजन की जड़ें गहरी ऐतिहासिक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने सुव्यवस्थित सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और आवासीय क्षेत्रों के साथ उल्लेखनीय शहरी नियोजन सिद्धांतों का प्रदर्शन किया। हालांकि सदियों से शहरी नियोजन पर ध्यान कम हो गया क्योंकि ग्रामीण कृषि समाज परिदृश्य पर हावी हो गए। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने आधुनिक शहरी नियोजन अवधारणाओं की शुरुआत की, लेकिन अक्सर समग्र विकास के बजाय प्रशासनिक और वाणिज्यिक सुविधा पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्तमान परिदृश्य। आज भारत दुनिया के कुछ सबसे घनी आबादी वाले और तेजी से बढ़ते शहरों का घर है। शहरी नियोजन इन शहरों के भविष्य को आकार देने, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, झुग्गी-झोपड़ी प्रसार, यातायात भीड़, प्रदूषण और आवास की कमी जैसे मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनौतियां। बुनियादी ढांचे की कमी। तेजी से हो रहे शहरीकरण ने मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला है। कई शहरों में पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता सुविधाओं और उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का अभाव है। आवास की कमी। शहरी क्षेत्रों में आवास की बढ़ती मांग के कारण किफायती विकल्पों की कमी हो गई है, जिससे कई निवासी अनौपचारिक बस्तियों या मलिन बस्तियों में चले गए हैं। पर्यावरणीय क्षरण। अनियोजित शहरी विकास अक्सर पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है, जिसमें वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और हरित स्थानों का नुकसान शामिल है। यातायात भीड़। कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की कमी और निजी वाहन स्वामित्व में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप कई शहरी क्षेत्रों में गंभीर यातायात भीड़ पैदा हो गई है। असमानता। शहरी नियोजन को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास से केवल समृद्ध लोगों को ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को लाभ हो। शहरी नियोजन का महत्व। सतत विकास। उचित शहरी नियोजन यह सुनिश्चित करके सतत विकास को बढ़ावा देता है कि शहरों को जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। बुनियादी ढांचे का विकास। प्रभावी योजना बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करती है। आवास समाधान। शहरी नियोजन किफायती आवास के लिए अभिनव समाधान प्रदान कर सकता है, समावेशिता को बढ़ावा दे सकता है और झुग्गी-झोपड़ियों के प्रसार को कम कर सकता है। परिवहन। अच्छी तरह से डिजाइन किए गए शहरी क्षेत्रों में कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणालियां शामिल हैं, जो यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करती है। संस्कृति का संरक्षण। शहरी नियोजन ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक शहरी परिदृश्य में एकीकृत करके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सकता है। सरकारी पहल। स्मार्ट सिटी मिशन में लॉन्च किए गए इस मिशन का लक्ष्य एकीकृत शहरी नियोजन और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से भारत भर के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। सभी के लिए आवास,
प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। स्वच्छ भारत मिशन, यह राष्ट्रव्यापी अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित है। समुदाय की भागीदारी, प्रभावी शहरी नियोजन के लिए सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता होती है। नियोजन प्रक्रिया में निवासियों की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और विचारों पर विचार किया जाना चाहिए। भागीदारीपूर्ण योजना से शहरी परियोजनाओं की बेहतर स्वीकृति और कार्यान्वयन होता है। भविष्य की दिशाएं, एकीकृत योजना भविष्य की शहरी योजना को व्यापक विकास के लिए भूमि उपयोग, परिवहन, आवास और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लचीले शहर, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ योजना में लचीले बुनियादी ढांचे, बाढ़ प्रबंधन और आपदा तैयारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रौद्योगिकी एकीकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर शहरी प्रबंधन और निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। हरित स्थान, शहरी क्षेत्रों के भीतर हरित स्थान बनाना और संरक्षित करना निवासियों के शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, भारत में शहरी नियोजन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। जैसे जैसे शहरों का विकास जारी है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए नवीन और अच्छी तरह से समन्वित समाधान की आवश्यकता है। सतत विकास, सामुदायिक भागीदारी और समग्र योजना पर ध्यान केंद्रित करके भारत ऐसे शहर बना सकता है जो न केवल जीवंत और कुशल हों बल्कि समावेशी और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भी हों। भारत में शहरी नियोजन का विकास संतुलित और न्यायसंगत शहरी विकास प्राप्त करने की दिशा में देश की यात्रा को दर्शाता है। 26.7 निष्कर्ष, हमने शहरों और कस्बों पर बढ़ते विकास दबाव के कारण शहरी योजनाकारों और प्रशासकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की है, जो विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। शहरी नियोजन में राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकार्यता, पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक व्यवहार्यता, तकनीकी व्यवहार्यता, भौतिक पहलू, राजकोषीय निहितार्थ और बुनियादी ढांचे की व्यवहार्यता जैसे कई पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या भूमि उपयोग, सेवाओं और सुविधाओं पर दबाव डालती है। यह शहरी इलाकों में रहने वाले कम आय वाले समूहों की एक महत्वपूर्ण संख्या से जुड़ा हुआ है। ये कारक शहरी स्वास्थ्य खतरों और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में चुनौतियों जैसे मुद्दों में योगदान करते हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पारंपरिक सरकारी भूमिकाएं अकेले इन समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार शहरी समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह सुझाव दिया गया है कि योजना प्रक्रिया यथासंभव लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जिसमें विभिन्न हितधारकों से इनपुट की अनुमति हो। पिछली शहरी योजना की कमियों में से एक यह है कि इसमें शहरी अर्थव्यवस्थाओं में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास की आशा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त नियोजन दृष्टिकोण ने शहरी और ग्रामीण दोनों बस्तियों की जरूरतों को संबोधित करते हुए जनसंख्या वितरण पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों के निहितार्थ पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया।